अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेनाओं के साथ हुई झड़प पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, चीन के सैनिकों के अतिक्रमण को भारतीय सैनिकों ने किया नाकाम। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर किया हंगामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में रहते भारत की 1 इंच धरती पर कोई नहीं कर सकता कब्जा। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के मिले अनुदान को FCRA के तहत बताया अनुचित। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सपूतों को संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। श्री अरबिंदो के जीवन को एक भारत श्रेष्ठ भारत का बताया प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटोरिया पर किए गए गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनता किसी भी कीमत पर पटोरिया को बख्शेगी नहीं। सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में शुरू। उद्घाटन सत्र में भारत के शेरपा ने कहा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हासिल होगा विकास का लक्ष्य। वहीं बेंगलुरु में वित्तीय मामलों को लेकर हुई बैठक, केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों ने की शिरकत। एस राजामौली की फिल्म RRR को मिला 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नामांकन। जूनियर NTR और रामचरण अभिनीत इस फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल गीत के लिए किया गया नामांकित। और फीफा वर्ल्ड कप में एक्शन और रोमांस से भरे सेमीफाइनल मुकाबलों की आज देर रात होगी शुरुआत। पहले सेमीफाइनल में कप्तान मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम की क्रोएशिया के साथ भिड़ंत। जीतने पर क्रोएशिया लगातार दूसरी बार करेगी फाइनल में प्रवेश। वहीं अर्जेंटीना अपना 3रा विश्व कप खिताब जीतने के मंसूबे के साथ उतरेगी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस मामले पर आज बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने यथास्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को वापस उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत
एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर पहल की गई है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की भी खूब प्रशंसा की। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। इससे पहले मंगलवार सुबह जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे। लोकसभा में दोपहर बाद बजट 2022-23 की पहली अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह के गतिरोध को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज देखने को मिला है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए हमारे जवानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इन बातों को पटल पर रखना था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बाधा पहुंचाने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा उस पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि ये प्राचीन काल से भारत का हिस्सा है और पीएम मोदी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश अभी भारत का हिस्सा नहीं है, नाम बाद में भला रखा हो, लेकिन प्राचीन काल से भारत का अंग रहा है। कांग्रेस के कई नेता एक तरफ जहां तवांग में चीन की एकतरफा कार्रवाई पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सेना के साहस की सराहना कर रहे हैं। As far as the December 9th incident is concerned, there are no two opinions about it. The army has acquitted itself remarkably well, and I believe that all of us showed tremendous support for the army. I issued a statement as soon as the news broke yesterday. I'm with the army. I think the whole country is with the army. हमारा यहाँ के लोग पूरा डट के खड़े हैं। सीमावर्ती इलाके में हम बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है इस पे वो नजर रखें और शांति यहाँ बनाए रखने के लिए पूरा कोशिश करें। चीन की उकसावे वाली कार्रवाई पर रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वहां कोविड के कारण परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं।
जिससे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसे कदम उठा रहा है। This is for the first time a clash is taking place between Indian and Chinese soldiers after the Galwan. Chinese are trying to activate a point to ensure that the problem that they are facing at home, the attention of the people of China is taken away from there. What is the situation in China today is that every Chinese citizen wants that COVID lockdowns to be lifted up because it is causing tremendous amount of inconvenience to them. So they want to distract the people by pointing India as an enemy. गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच झड़प की खबर सोमवार को सामने आई थी। इसके बाद संसद से लेकर सड़क तक चीन की कायराना हरकत की चर्चा है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की मंगलवार को 21वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब सभी गणमान्य जन लोकसभा और राज्यसभा में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। पीएम ने कहा कि श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं, विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ हो, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडुचेरी में बिताया। वे जहां भी गए वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृति को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविधता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है। साथियों, ये आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्तम प्रोत्साहन क्या हो सकता है।
कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था। वहां काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह अद्भुत आयोजन है। भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है, अटल है, ये हमें उस उत्सव में देखने को मिला। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलवार सुबह पन्ना पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था। इस बीच कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पुलिस ने इस बयान को लेकर दर्ज मामले में पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दामोह जिले में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पटेरिया के एक बयान का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को उनके खिलाफ पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस वीडियो में वो पीएम मोदी की हत्या की बात कहते देखे जा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पन्ना की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जो उन पर धाराएं थी 451, 504, 505, 506, 153B, इसमें धारा 115 और 117 और बढ़ाई गई हैं। जनता में ऐसे कार्य को उत्प्रेरित करना वाली धाराएं हैं जो मृत्यु आजीवन कारावास की श्रेणी में आती हों। धारा 115 और 117 वो बढ़ाई गई। पटेरिया के बयान की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस को भी बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पटेरिया से 3 दिन के भीतर इसका जवाब मांगा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए। वैसे कांग्रेस पूरे मामले पर अलग अलग बयान देने में लगी है। इसकी वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो इस निंदनीय बयान के साथ खड़ी है या इसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष का लहजा अलग है। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करने की उनकी नीति है, उस नीति पे वो मतलब आप मान रहे हैं कि बयान उन्होंने मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। अपने इतने गंभीर और आपत्तिजनक बयान के बाद भी राजा पटेरिया अपने कहे को सही ठहराने में लगे हैं। मैंने कहीं किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कही जिसपे इतनी बड़ी कोई चीज बनती है। मैं गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी को जीता। कांग्रेस नेता के बयान से नाराज भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का कहना है कि ये बयान माफ किए जाने लायक नहीं। भाजपा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये हत्या की साजिश है और वो प्रधानमंत्री जो हाई सिक्योरिटी रहते हैं, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी सुरक्षा, उसकी जान की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और यदि देश का कोई नागरिक उनकी हत्या की साजिश रचता है तो ये एक संगीन अपराध है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता पीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। राजा पटेरिया का ये बयान इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वो इससे पहले भी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब G20 से जुड़ी कुछ अहम खबरें। G20 संगठन के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की पहली बैठक के साथ ही वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की भी पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई। इस तरह G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। वहीं मुंबई में G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत हुई। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में शुरू हो गई।
बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शिरकत कर रही हैं। उद्घाटन सत्र में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए विकास लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। We created a sense of competition on performance in these 115 districts on the strengths of good governance through data. Every citizen of these districts and every politician of these districts knew whether those districts were going up or down. And therefore, there was a huge sense of competition, and because of competition on the basis of data, these districts could improve radically. भारत ने बीते 8 साल में जन कल्याण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तकनीक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वंचितों तक विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित भी किया है। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन और मिशन लाइफ के लक्ष्यों को भी G20 की अध्यक्षता के दौरान बढ़ावा दे रहा है। मुंबई में हो रही डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत की 3 मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। एक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए गति को और तेज करना, दूसरा लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाना, और तीसरा डेटा विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करना। G20 की एक और अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई। वित्तीय मामलों को लेकर ये पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान आर्थिक और वित्त मामलों पर चर्चा हुई। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भारतीय दल में शामिल रहे। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के पहले दिन जो फोकस था वो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के साथ साथ किस तरह से जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं उनका हल निकाला जाए, इस पर केंद्रित रहा। आगे जाते हुए भारत की कोशिश रहेगी कि जो दूसरे दिन नेगोशिएशंस हैं उसमें ग्लोबल हेल्थ पर बात की जाए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की गाथा रही है उससे पूरी दुनिया को परिचित कराया जाए, और कैसे एक डिजिटल पब्लिक गुड तैयार किया है भारत ने और कैसे पूरी दुनिया उससे सीख सकती है, उस पर जरूर फोकस रहने जा रहा है। जाहिर तौर पर उम्मीद ये की जा सकती है कि फाइनेंस ट्रैक के एजेंडे से ऐसी सहमतियां निकल करके आएंगी जो पूरे ग्लोबल ग्रोथ को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाएंगी और ज्यादा रेजिलिएंट बनाएंगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, बैंगलोर। और वहीं मुंबई में आयोजित G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक से इतर G20 के सदस्यों ने भारत के मशहूर स्मारकों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा किया। G20 के सदस्य गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला और भारत की सांस्कृतिक झलकियां देखकर अभिभूत हो गए। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम के मुख्य आयोजन स्थल एम्फी थिएटर में कई स्टॉल और चित्र प्रदर्शनी लगाई गई हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। DD न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आयोजित हुआ काशी तमिल संगमम संस्कृतियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है निश्चित रूप से ये अद्वितीय अद्भुत है, और जिस तरह हम बताते हैं काशी और तमिल का बहुत ही पुराना साथी रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि उसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न हमारे विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। और हर राज्य में जाएं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा,
रहन सहन, खान पान। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये फायदा होगा। तमिलनाडु से जो बच्चे आए हैं, हर तरह के लोगों को ये एक अच्छा एक ये अवसर है कि वो जानेंगे, वो काशी को भी समझेंगे, काशी को जानेंगे, और इससे बहुत ज़्यादा अंतरंगता भी होगी, एकजुटता भी होगी। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण पिछले साल 13 दिसंबर को हुआ था। एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार वर्मा से दूरदर्शन ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम में केवल काशी और तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि देश विदेश के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। ये अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि इसमें सभी श्रद्धालुओं ने और हम लोगों ने, आज परिवार ने मिल करके इस धाम को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है। आज हम लोग लोकार्पण के आज इस दिवस को वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस वार्षिकोत्सव पर हम लोग पूजन अर्चन करा रहे हैं विशेष प्रकार से बाबा का। और काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इस पहल से अलग अलग तरह की किताबों तक पाठकों की पहुंच और आसान हो गई है। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर ने बस लाइब्रेरी में पहुंचकर वहां मौजूद पाठकों से बातचीत की। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ये लाइब्रेरी बस से आप लोगों को क्या फायदा लग रहा है? काशी तमिल संगमम चूंकि चल रहा है, यहाँ पे अनेक प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, कुछ मोटिवेशंस हमें दे रही हैं, कुछ हमें देश के बारे में समझा रही हैं। तो यहाँ पे छात्राओं को बहुत तरीके के लाभ हैं। यहाँ पे हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। काशी तमिल संगमम के तहत ये लाइब्रेरी बस लगाई गई है, इससे आप शिक्षकों और छात्रों को क्या फायदा देख रहे हैं? बस पर भारतवर्ष के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने देश के बारे में, हर प्रदेश के बारे में सारी किताबें दिखाई दे रही हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, भूमि जहांगीर भाभा हुए, सबके बारे में बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं और उनके बारे में समझ भी रहे हैं। इससे पहली बार हुआ कि लाइब्रेरी खुद बच्चों के पास चल कर आई है। आपको क्या फायदा लग रहा है इस लाइब्रेरी बस से? हम लोग किताब पढ़ते हैं, वो बहुत यूज़फुल होते हैं। इससे हम इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत नॉलेज भी मिलता है बुक से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये बस दिखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बुक लेना चाहिए। बस का मकसद है, लाइब्रेरी बस का, कि जिसको दिख जाए, पढ़ने का शौक हो, तो वो आके किताबें देख सके, खरीद सके। काशी तमिल संगमम की तरफ से ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक अनुपम भेंट है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। एमएसएमई फोरम और रूस के बीच एमएसएमई की 523 वस्तुओं के आदान प्रदान को लेकर एक समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर हुए। एमएसएमई फोरम की तरफ से रजनीश गोयनका और रूस की तरफ से वहां के मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमएसएमई फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका ने कहा कि भारत के व्यापार के लिए ये सुनहरा अवसर है जब हम रूस की मांग पर 523 वस्तुओं को वहां निर्यात करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एमएसएमई फोरम को विदेशों से और बेहतर अवसर मिलेंगे। जो एमओयू साइन हुआ है उसमें यही है कि हम एक दूसरे के लिए मदद करेंगे, एक दूसरे के कंट्री के बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे, कंप्लायंसेस में मदद करेंगे, मार्केट ढूंढने में मदद करेंगे। उनको कहीं कोई गवर्नमेंट में दिक्कत आती है, वो जिनसे हुआ वो वहाँ हेल्प करेंगे, हम यहाँ हेल्प करेंगे। इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट अवर बिजनेस पीपल फ्रॉम इंडिया। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। श्रीलंका की नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल निशांथा उलुगेटेन के निमंत्रण पर नौसेना प्रमुख कल देर शाम कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका की नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल प्रियंता परेरा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय नौसेना प्रमुख अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और रक्षा राज्य मंत्री प्रमिता भंडारा
तेनाकुन से मुलाकात करेंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख 15 दिसंबर को नौसेना और समुद्री अकादमी त्रिंकोमाली की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि होंगे। और भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने श्रीलंका में IPKF मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय नौसेना प्रमुख ने श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन ओलुगेटेन से मुलाकात की। समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए आम हित और संभावनाओं के समुद्री सुरक्षा मामलों पर उपयोगी चर्चा हुई। NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने देश में ही बनी दवा से बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के उपचार की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि यह कैंसर HPV वैक्सीन से ठीक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि भारत जल्दी ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम होगा। Next 4-5 months, we hope that India will be able to roll out the HPV vaccine in the national program for our girls 9 to 14 years. Now, vaccination is one important aspect of prevention of this cervical cancer in women. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल के IFSO यूनिट ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्यों के गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने वो लैपटॉप भी बरामद किया है जो इस फर्जीवाड़े में प्रयोग होता था। ठगी का शिकार होने वालों को फोन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 7 मोबाइल फोन, 3 ईमेल ID, बीमा धारकों की डेटा शीट, बैंक खाता और ATM कार्ड भी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक नई प्रकार की मोडस ऑपरेंडी डिटेक्ट करी है। इस मोडस ऑपरेंडी में ये मोडस ऑपरेंडी इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम से है। इसमें एक्यूज अपने आप को ऑफिशियल पोस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, RBI के। ये लोग ईमेल भेजते हैं कस्टमर्स को और वो ईमेल बहुत ही मिलती जुलती ईमेल होती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आई हो या RBI से आई हो या IRDA से आई हो। हमने इनसे करीब 3000 लोगों का डाटा रिकवर किया है जो पोटेंशियल विक्टिम्स हैं या हो सकते हैं, और हमने 70 ईमेल कन्वर्सेशन रिकवर करी है। उसके साथ हमने फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स इनसे रिकवर किए हैं। नई दिल्ली में बिल्ड इंडिया सीरीज का लोकार्पण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। निजी चैनल डिस्कवरी पर इसकी सीरीज 15 दिसंबर से गुरुवार शाम 7:10 और पुनः प्रसारण रविवार को होगा। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थीं, जो अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनती हैं और 50 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है। इसे बिल्ड इंडिया के माध्यम से डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भारत के कोने कोने को जोड़ने का, आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने का, चाहे रोडवेज हो, एक्सप्रेसवे हो, रेलवेज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में शानदार काम किया। यहाँ तक कि ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव तक पहुँचाने का, UPI भीम जैसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाने का, डिजिटल नेटवर्क खड़ा करने का, ये काम तो बहुत हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इस बार बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार किस तरह से आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है। वहीं पर अगर सड़कों की मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर बनती थी 2014 में, अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनती है और 50 किलोमीटर प्रतिदिन का टारगेट इस वर्ष रखा गया है। उसको बिल्ड इंडिया के माध्यम से डिस्कवरी पर वैभव जी दिखाने वाले हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के काम को शानदार प्रस्तुति डिस्कवरी चैनल पर हर वीरवार को, थर्सडे को शाम को 7 बजे आएगी। मैं और मेरे साथ बहुत सारे भारतीय जो देश और दुनिया में है या विदेशी भी, वो इंतजार करेंगे नए भारत की इस यात्रा को देखने का। एक्शन ड्रामा फिल्म RRR को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। SS राजामौली की ये बेहतरीन गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल गाने की श्रेणी में नामांकित हुई है। यह फिल्म वास्तविक जीवन के 2 क्रांतिकारियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू पर आधारित है। अपने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इस फिल्म को बहुत लोकप्रियता मिली। फिल्म अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा 10 जनवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित भव्य समारोह में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 14 और 15 तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में होने वाले 2 उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। बुधवार को होने वाली उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय खुली बहस बहुपक्षवाद पर है, जबकि गुरुवार को आतंकवाद से निपटने के बारे में बहस होगी। ये दोनों विषय भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और महासभा के अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता की शीर्ष 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। पहले सेमीफाइनल में आज देर रात खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना के सामने पिछली बार के उपविजेता क्रोएशिया की चुनौती होगी। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय दिग्गज क्रोएशिया के सामने होगी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की चुनौती। इस सेमीफाइनल के साथ 2 दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और ल्यूका मॉड्रिच में से किसी एक का वर्ल्ड कप जीतने का सपना संभवतः हमेशा के लिए टूट सकता है। फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप से आंसुओं के साथ विदाई ले चुके हैं और अब मेसी या मॉड्रिच में से किसी एक का सपना टूटेगा और एक का बरकरार रहेगा। एक और मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम 2014 के बाद एक और ड्रीम फाइनल मुकाबला खेलने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं क्रोएशिया की टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका का खिताब जीतकर कतर पहुंची थी और उसे पिछले 36 मुकाबलों में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। हालांकि टीम के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत खराब रही और पहले ही मैच में उसे सऊदी अरब से 2-1 से हार मिली। हालांकि इस हार से टीम जल्द ही उबरने में सफल रही और इसके बाद सभी मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए अंतिम 4 में टीम ने प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका आक्रमण है। मेसी के नेतृत्व में टीम ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है। मेसी अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल कर चुके हैं। मेसी मौजूदा वर्ल्ड कप में 4 गोल कर चुके हैं और टॉप स्कोरर फ्रांस के किलियन एम्बापे से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। दूसरी तरफ अगर बात क्रोएशिया की करें तो टीम ने भले ही कोई मुकाबला अब तक बड़े अंतर से ना जीता हो, लेकिन टीम बिना किसी शोर शराबे के 4 साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने की राह पर है। टीम ने 2018 के फाइनल में जगह बनाई थी और इस दौरान ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना को भी 3-0 से हराया था। क्रोएशिया इस बार भी एक्स्ट्रा टाइम वाली अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वो पिछले 2 मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम तक खींचकर और फिर पेनल्टी शूटआउट में जीत चुकी है। क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी थी। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराने में सफलता पाई थी। इन दोनों जीत में गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच का अहम रोल रहा। वो इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 पेनल्टी किक रोक चुके हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी गोलकीपर द्वारा रोके गए ये संयुक्त सर्वाधिक पेनल्टी किक हैं। रूस में पिछले वर्ल्ड कप में भी क्रोएशिया के सभी नॉकआउट मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम में खिंचे थे और फिर अंत में टीम को फाइनल में फ्रांस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। क्रोएशियाई टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं मिडफील्ड में कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी ल्यूका मॉड्रिच की उपस्थिति टीम को काफी खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में 2 मुकाबले हुए हैं। 2018 में हुए ग्रुप मैच में क्रोएशिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी। वहीं 1998 में हुए मैच को अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता था। अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंचने के साथ साथ पिछले विश्व कप में क्रोएशिया से मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को दक्षिण अमेरिकी आक्रमण और यूरोपीय डिफेंस के बीच होने वाले एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।